और लोग क्या समझते हैं, लोगों के अंदर एक धारणा मैंने देखी है, 4 रोटी खाता रहे, 6 रोटी खाता रहे तो बहुत अच्छा भोजन होता, मैंने एकदम मैंने फंटास्टिक, बहुत बढ़िया लगता है अगर कोई इतना रोटी खाता था। यही सबसे बड़ा जी का जंजाल है, कार्बोहाइड्रेट्स। आपको चाहिए कि आप भले 2 रोटी खाइए, मैं हमेशा बोलता हूँ 2 रोटी खाइए, उस रोटी के साथ 6 रोटी के बराबर सब्जी खाइए। आपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दिया। जब कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो आपके इंसुलिन बनाने की क्रिया को कम लोड लेना पड़ेगा उस कार्बोहाइड्रेट को सेल्स के अंदर पहुंचाने के लिए। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलिन की जरूरत कम बनेगी। उस मात्रा में जो आप प्रोटीन और जो विटामिन आपको हरी सब्जी से मिलेंगी वो अलग बोनस, और इन दोनों के अलावा दाल इत्यादि जो प्रोटीन का सबसे सस्ता अच्छा सोर्स है, उसको भी कम से कम आधा लीटर रोज, 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम, दाल इतना 250 ml पीना चाहिए दाल का पानी। अब हम लोग इससे बहुत दूर हो चुके हैं। पहले के जमाने में लोग अपने खान पान पे, हरी सब्जियों पे, दाल पे ज्यादा फोकस करते थे और वो शरीर था। जादवपुर मोड़, जो जादवपुर रोड आपने बताया, होटल कैलाश के सामने, अभी हमारी क्लिनिक वहाँ पर जारी है। वहाँ पर बैठने का समय हमारा सेकेंड हाफ में होता है, 12 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक हम लोग वहाँ सेवा देते हैं, और 9 बजे से रात के 9 बजे तक हम लोग सक्षम हॉस्पिटल में जो ओपीडी है, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी भी केसेस देखते हैं। पेशेंट्स को अगर एडमिशन है, हार्ट है, दम फूलने का मरीज है, छाती रोग है, और इसके साथ साथ अगर किसी को लिवर इत्यादि का है, जो सीरियस मरीज है, तो वहाँ भर्ती करते हैं। तो ये सेवाएं हम सक्षम हॉस्पिटल के माध्यम से पूरे सारण प्रमंडल और चंपारण के क्षेत्र को लगातार दे रहे हैं। नमस्कार, रेडियो रिमझिम 90.4 में गोपालगंज के वरिष्ठ युवा चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी आए हैं। हम अपने दर्शकों के तरफ से, रेडियो रिमझिम के श्रोताओं के तरफ से इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर अभिषेक रंजन के बारे में हमारे बहुत सारे दर्शक और श्रोता विस्तार से इनके जीवनी के बारे में जानते हैं, लेकिन जो नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं, उन्हें बताते चले, डॉक्टर अभिषेक रंजन गोपालगंज जिला मुख्यालय में पिछले 10 वर्षों से लोगों का सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक रंजन का जीवन बड़ा ही संघर्ष भरा रहा है। इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की, जिसमें सफल हुए, लेकिन इनका मन मानव सेवा के प्रति अग्रसारित हुआ और यह जो है चिकित्सा को अपना क्षेत्र चुने, और चुनने के बाद अपने गोपालगंज जिले में अपना सेवा देना शुरू किए। डॉक्टर अभिषेक रंजन जब कोरोना काल आया था तो गोपालगंज जिले मुख्यालय में बहुत सारे चिकित्सक अपने ओपीडी को बंद कर घर चले गए थे, लेकिन उस विषम परिस्थिति में डॉक्टर अभिषेक रंजन ने सभी मरीजों का इलाज किया। एक दिन में 250 से 400 मरीज को देखते थे। सुबह 6-7 बजे से रात को 10-11 बजे तक अपने जान को जोखिम में डालकर कोरोना काल में गोपालगंज के लोगों का सेवा किए। इन सब बातों को हम विराम देते हैं। डॉक्टर अभिषेक रंजन विशेष करके चेस्ट के हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा कई विषयों में इन्हें विशेषता हासिल है, और एक ग्रामीण कहावत है कि चिकित्सक जितने पुराने होते हैं, उनके अनुभव के आधार पर जब दवा दारू की जाती है तो व्यक्ति तंदुरुस्त और स्वस्थ हो जाता है। आज के डेट में कमला राय रोड घोष मोड़ से जो अरार मोड़ पर जाता है, उसके बाएं साइड में सक्षम हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बैठते हैं, और उसके बारे में विस्तार से हम डॉक्टर अभिषेक रंजन MBBS MD से जानते हैं। तो डॉक्टर साहब पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को आज के माहौल में, आज के मौसम में
कौन कौन सी बीमारी होती है और हम लोग कैसे बचेंगे, विस्तार से बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने लोकप्रिय प्लेटफॉर्म रेडियो रिमझिम पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, और सारे श्रोताओं को भी आभार। अभी के मौसम में जब हम देख रहे हैं कि जो ठंड है वो कहीं ना कहीं गर्मी के तरफ जा रही है मौसम, और शुष्क वातावरण है, हवा में नमी धीरे धीरे कम हो रही है। इस मौसम में विशेषतः एलर्जी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिनको गले में सुरसुरी वाली खांसी होती है, खांसते खांसते बलगम नहीं निकल पाता। कई ऐसे पेशेंट्स रोगी हैं जिनको लगातार कफ सिरप के सेवन के बाद भी आराम नहीं मिलता, और इसके अलावा हाथ पैरों में चिनचिनाहट, जलन, खिंचाव। विशेष करके ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं इन सीजन्स में जिनको दमा की बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि एलर्जी का भी मौसम है, पॉलन, परागकण इत्यादि धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। इस वजह से ऐसे मौसम में सबसे ज़्यादा बुजुर्गों को, जिनको दमा की शिकायत रहती है, छाती में हमेशा कफ फंसा फंसा सा लगता है, सुरसुरी वाली खांसी होती है, या किसी और आम व्यक्ति को भी मुश्किल से, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बताना चाहता हूँ कि धूल गर्दा से अवश्य बचना चाहिए, बाहर निकले तो मास्क इत्यादि से। और जो हवा में नमी की कमी आई है, इस वजह से आपके फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ताजे फल, हरी सब्जियों का सीजन में बढ़ा दीजिए सेवन, और इसके साथ साथ जो आप दवाइयाँ लेते हैं, अगर आपको एलर्जी है तो आप कहीं ना कहीं दिखा रहे होंगे या दिखा चुके होंगे। अगर आपकी दवाइयाँ चलती हैं, उनसे आराम है, तो उसका अभी अपने आप में शुरू रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दम फूलता है तो दम फूलने में क्या डिग्री की बीमारी हुई है, कितनी आपको किस कारण से दम फूल रहा है, क्या कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या आपको एलर्जी की वजह से दम फूल रहा है, तो दम फूलने का एग्जैक्ट कारण जान करके, सुरसुरी वाली खांसी का एग्जैक्ट कारण एलर्जी है तो कितनी एलर्जी है, कितने दिन दवाई चलेगी, क्या जड़ तक जाकर के किन किन चीजों से एलर्जी है पहचान करके उसका समूल इलाज किया जा सकता है। इस एलर्जी के सीजन के लिए सबसे पहले सावधानियां आपको बताई, और इसके अलावा और भी पेशेंट्स हैं इस सीजन में, जैसे जिनको पित्त रोग, गैस इत्यादि की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। ठंड से अचानक जब हम जाते हैं तो इस मौसम में फैटी लीवर के अंदर सूजन, लीवर के अंदर बार बार जो एक्स्ट्रा पेट के अंदर गैस बन रही है, इसके साथ साथ खट्टी डकारें आना, जी मचलना, डायरिया होना, लगातार लगता है कि गैस से पेट फुला हुआ लग रहा है, उल्टी की तरह हूल आता है, ये भी इस सीजन में बहुत ज्यादा पेशेंट्स को आ रहा है। तो तरल पदार्थ लीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश कीजिए कि तले भुने मसालेदार भोजन से अभी कम से कम 1 महीने विशेषकर परहेज करिए। डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो पुराना जगह है वह बदला है। इस समय कब और कहाँ बैठते हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, अभी मेरी जो ओपीडी करंटली थी इसके पूर्व में, वो यादवपुर रोड में हुआ करती थी। अभी भी यादवपुर रोड में ओपीडी है, जिसे मैं कुछ अंतराल पर समय दे करके चलाता हूँ, क्योंकि पुराने पेशेंट जिनको जानकारी नहीं है वो वहाँ पर आते हैं, तो अभी भी मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा हमारी जो ओपीडी है, जहाँ मैं पूरे सेटअप के साथ उपलब्ध हूँ, वो हमारे सक्षम हॉस्पिटल में है। ये हॉस्पिटल है आपको डॉक्टर्स कॉलोनी, वार्ड नंबर 26, कमला राय कॉलेज रोड, ठीक आईबी के सामने होता है। आपको जो आप जाते हो अरार के तरफ चिराई घर से, उस रोड पे है। तो ये हॉस्पिटल में मेरी जो उपलब्धता रहती है सोमवार से गुरुवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर संध्या 9 बजे तक, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरे टाइम रहता हूँ, तो 12 घंटे हमारी ओपीडी यहाँ चलती है। जी जी जी, यानी सोमवार से बृहस्पतिवार को सुबह 9 बजे, रात के 9 बजे 12 घंटे तक आप देखते हैं। डॉक्टर साहब, यह बताइए कि जाड़ा का सीजन खत्म हुआ, बसंत ऋतु यानी गर्मी का मौसम शुरू हुआ, बच्चों में भी उल्टी टट्टी जैसी बीमारी होती है, जी। जो बुजुर्ग लोग हैं वह जो है एलर्जी से ग्रसित हो जाते हैं, जिन्हें शुगर हुआ है वह भी परेशान हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए दवा के साथ साथ कौन कौन सा परहेज करना चाहिए? जी, सर्वप्रथम तो तेल और मसाले युक्त भोजन, विशेषकर बाहर के चाट, पकौड़े, समोसे, बहुत ज़्यादा पूरी, पराठा जो भी छन करके बनता है, इससे परहेज करिए। मटर, छाछ, मट्ठा, जो चीज़ें आपको दही से बनती हैं, उसमें काला नमक, जीरा इत्यादि मिला करके लीजिए।
सौंफ का सेवन ज़्यादा कीजिए, उससे जो आपको एक्स्ट्रा गैस है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। बहुत अच्छा एंटी फ्लैटुलेंट होता है सौंफ जो है। खाने के बाद थोड़ा सेवन कीजिए। कोशिश कीजिए ये कि खाने में रोटी की मात्रा कम करके उसी मात्रा में उबली हरी सब्जी, लौकी, नेनुआ इत्यादि का सेवन हुई, हाँ, कम मसाले में जो बनती है उबाल करके कुकर इत्यादि में, बहुत अच्छा टेस्ट भी होगा और बहुत कम मसाले में बनेगी, तेल कम खर्च होगा। इसका सेवन 1 से 1.5 महीने कीजिए, क्योंकि ये जो सीजन है ना, इसमें ज्यादातर पित्त रोग बढ़ते हैं, गैस्ट्राइटिस की समस्या बढ़ती है, फैटी लीवर की समस्या बढ़ती है। तो ये सीजन ही ऐसा होता है जिसमें हाइपर एसिडिटी बहुत तेज होती है पेशेंट्स को। पानी का पूरा सेवन कीजिए। कोशिश कीजिए कि खाली पेट फल मत खाइए। कई सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमेशा नॉर्मली भी सुबह खाली पेट फल से दिन की शुरुआत करते हैं। खाली पेट फल, जिनको गैस्ट्राइटिस है, गैस है, उनको और एसिडिक नेचर मिल जाता है उस फल में, क्योंकि ज्यादातर फल एसिडिक होते हैं, अल्कलाइन कम ही फल है। इस वजह से खाली पेट फल का सेवन करने से बचाव कीजिए। उठ करके अपना 1-2 रोटी खाया, नहीं खाया कुछ, 2 बिस्किट खा के पानी पी लिया, उसके बाद आप फल का सेवन कर सकते हैं बीच में, पूर्वाह्न नहीं लेकिन बीच में। और कोशिश कीजिए कि रोज कम से कम आधा घंटा टहलना शुरू कीजिए। अभी दिन का कोहरा होता नहीं, सुबह के समय कोहरा नहीं, तो सुबह जल्दी उठ जाइए, सूर्योदय जल्दी हो रहा है, और आधा घंटा कम से कम टहलिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज और देखा जाता है, बहुत सारे लोग जो है घर परिवार से दूर देश विदेश में काम कर रहे हैं, मेस में खाना बन रहा है, कोई लोग होटल में खा रहा है, वो लोग कैसे परहेज करेगा? मेरे ज्यादातर जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, सऊदी, कतर, बहरीन, बाहर जितने भी हमारे क्षेत्र हैं जो सऊदीया बोलते हैं, उस पूरे एरिया से जी। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर उनको लीवर में फैट है, कि वहाँ पे ना खुदी और इन सब चीजों का रोटी बनता है, जिसके डबल रोटी, नान रोटी बोलते हैं, जो खाबूस बोलते हैं। तो उसमें मैदा का अंश या वो जो जिस प्रक्रिया से बनाई जाती है उससे दिक्कत होता है ऐसे पेशेंट्स को, मैंने देखा। तो मैं बोलता हूँ कि भले आप उसको अवॉइड कीजिए, उसके जगह चावल का सेवन कर लीजिए, क्योंकि वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोर्स कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा मिलेट्स इत्यादि, जौ, बाजरा, रागी, इसका सेवन कर सकते हैं। वहां पर हर चीज, दुबई और सऊदी ऐसा जगह है जहाँ दुनिया की सबसे अच्छी फल फ्रूट्स मिलते हैं। मैं खुद गया इस साल जनवरी में। आप भी तो दुबई गए थे। जनवरी में गया था, तो मैंने वहां देखा कि इतना अच्छा खाने के संसाधन उपलब्ध है। अब फल फ्रूट्स एक से एक, इंडोनेशिया का वहां पर मैंगो मिलता है, ऑरेंज, एप्पल मिलता है, अलग अलग पूरे दुनिया के जो बेस्ट चीजें हैं, और बहुत कॉस्टली भी नहीं है फ्रूट्स जो है। तो आप आराम से फ्रूट्स, अच्छे फ्रूट्स का सेवन कीजिए। कितना दिन दुबई रहे थे डॉक्टर साहब? मैं 7 दिन दुबई में था, 7 दिन। तो आप अच्छे से सेवन फ्रूट्स का कर सकते हैं, हरी सब्जियां कर सकते हैं। जनरली वैसे पेशेंट जो पश्चिमी खाड़ी देशों में रहते हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए मैं विशेष करके बताऊं कि मैदा, तेल इत्यादि से, रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल ज्यादा यूज होता है, उन सब चीजों से परहेज कीजिए। अगर आपको शुद्ध सरसों तेल में नहीं बनता है, खाना नहीं होता है, ज्यादातर फल फ्रूट्स खाइए। और कोशिश कीजिए कि अगर कभी अनाज मिले तो खड़े अनाज, जौ, राजरा, बागी, इसके अलावा चूड़ा आता है हम लोगों का, यहाँ से चूड़ा ले सकते हैं, चूड़ा दही, चूड़ा आम, ऐसे आप कुछ ना कुछ अपना प्रबंध कीजिए। क्यों? क्योंकि वैसे ज्यादातर पेशेंट शुगर के पेशेंट बन रहे हैं जो खाड़ी देशों में, वैसे ज्यादातर पेशेंट लीवर के पेशेंट्स बन रहे हैं, और ऐसे ही पेशेंट हार्ट के पेशेंट बन रहे हैं। तीनों का मूल जड़ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जो हम लोग कोलेस्ट्रॉल सोचते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, वो नहीं होता। ट्राइग्लिसराइड, LDL, अलग अलग प्रकार का कोलेस्ट्रॉल। तीनों में से कोई भी 1 या 2 बढ़ने पर फैटी लिवर हो सकता है, हार्ट के अंदर ब्लॉक्स बनती हैं, हार्ट में सूजन आता है, और इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, जिससे आपको डायबिटीज होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल को आप नियमित करके रखें, सेवन में फ्रूट्स की मात्रा को आधा किलो फ्रूट्स रोज कर दें, और दूध के जगह दही का सेवन शुरू कर दीजिए, तो खाड़ी देशों में भी रहने वाले भाइयों बहनों और जो परिवार हैं हमारे सारण प्रमंडल के, छपरा, सिवन, गोपालगंज के बहुत लोग हैं, इन लोगों को भी बहुत हद तक आराम मिल सकता है, क्योंकि ये बीमारियों से बच जाएंगे। जो भी बीमारी, फैटी लिवर हो, चाहे वो आपको हार्ट की डीप बीमारी हो या शुगर की बीमारी हो, अच्छा खाएंगे, रोज टहलेंगे, तो ये बीमारियां आपको कम से कम होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, यह भी देखा जाता है कि अपने जिले में विशेष करके, जहां तक हमारी जानकारी है, शुगर के मरीज जो है लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है कि वह टहलते हैं,
परिवार का बनाया हुआ भोजन खाते हैं, इसके बाद भी शुगर हो जाता है, इसका क्या कारण है? अगर शुगर हो भी गया तो कैसे जो है नियंत्रण में रहे, इसे जरा हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कारण है कि कोविड के बाद से मैंने देखा है कि शुगर अमूमन अगर मैं 4 पेशेंट देखूं तो 2 को तो होता ही है। तो अगर ओपीडी मेरी 100-110 की है तो उसमें 50-60 लोग तो डायबिटीज के पेशेंट होते ही हैं। ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। 10 सालों से मैं गोपालगंज में हूँ, लेकिन इतने ज्यादा शुगर के पेशेंट्स इतना हाई कभी होता नहीं था। डायबिटीज के पेशेंट्स इतने ज्यादा होते नहीं थे। अभी डायबिटीज का ये हाल है कि मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा ओपीडी में रोज डायबिटीज के पेशेंट। अब डायबिटीज की शुरुआत होती तब है जब हमारा शुगर खाली पेट में 110 को पार करता है, तब आप प्री डायबिटीज में आते हो। 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को जैसे ही शुगर ने क्रॉस किया, 110 से 120 तक प्री डायबिटीज में आप आ गए। उसके बाद 120 को क्रॉस किया तो आपको फुल ब्लोन डायबिटीज हो गया। 130 के बाद आपको दवाइयां लेनी पड़ती हैं। हम लोग मिस कहाँ कर रहे हैं कि हम 90-100 से 120 तक के सफर में कभी शुगर टेस्ट नहीं करते। पहली चीज, शुगर शुरुआती दौर में बहुत मामूली लक्षण देता है। ठंड लगेगी, कभी अचानक से सिरन होगा, कभी आपका थकान कुछ ज्यादा होगा। आपको लगेगा कि पहले मैं चलता था 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, थक जाता नहीं। आपको कमजोरी बहुत महसूस होगी। आपको ये विटामिन की कमी लगेगी। आप कभी जाके शुगर जांच नहीं कराएंगे, तो मामूली लक्षण है। यही कारण बनता है कि एक स्तर से ज्यादा होने के बाद आपको दवाइयां लेनी पड़ती हैं, क्योंकि आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया। अगर शुरू से हम लोग खान पान में सुधार करके रखें। अब आपने जैसे बहुत अच्छी पॉइंट बोली कि ज्यादातर लोग अब बाहर के खान पान के तुलना में 80%, 85% घर का खाते हैं। महीने में 1-2 बार कहीं बाहर कुछ हुआ तो हुआ। इसके बाद भी शुगर बढ़ा है। कारण है कि खाने में हमारे अनाज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी है। अनाज, और लोग क्या समझते हैं, लोगों के अंदर एक धारणा मैंने देखी है, 4 रोटी खाता रहे, 6 रोटी खाता रहे तो बहुत अच्छा भोजन होता। मैंने एकदम मतलब फंटास्टिक, बहुत बढ़िया लगता है अगर कोई इतना रोटी खाता था। यही सबसे बड़ा जी का जंजाल है, कार्बोहाइड्रेट्स। आपको चाहिए कि आप भले 2 रोटी खाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ 2 रोटी खाइए, उस रोटी के साथ 6 रोटी के बराबर सब्जी खाइए। आपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दिया। जब कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो आपके इंसुलिन बनाने की क्रिया को कम लोड लेना पड़ेगा उस कार्बोहाइड्रेट को सेल्स के अंदर पहुंचाने के लिए। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलिन की जरूरत कम बनेगी। उस मात्रा में जो आप प्रोटीन और जो विटामिन आपको हरी सब्जी से मिलेंगी वो अलग बोनस। और इन दोनों के अलावा दाल इत्यादि जो प्रोटीन का सबसे सस्ता अच्छा सोर्स है, उसको भी कम से कम आधा लीटर रोज, 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम, दाल इतना 250 ml पीना चाहिए, दाल का पानी। अब हम लोग इससे बहुत दूर हो चुके हैं। पहले के जमाने में लोग अपने खान पान पे, हरी सब्जियों पे, दाल पे ज्यादा फोकस करते थे और वो शरीर था। अभी क्या, पॉल्यूशन से, कोविड से हमारे जीन्स के अंदर भी बहुत म्यूटेशन रोज अंतराल पे हुए हैं। तो अब हमारे पास इतनी, हमारे पैंक्रियाज में शक्ति नहीं है कि जो 6 रोटी 8 रोटी को पचा सके। तो समय आ गया है कि आप ध्यान दीजिए कि जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाइए। पहली चीज, आधा से 1 घंटा रोज टहलिए। और तीसरी चीज, खाने के बाद कभी भी बैठ मत जाइए, सो मत जाइए। खाने के बाद 2 घंटा का गैप रखिए सोने के बीच में, ताकि वो चर्बी ना बने और इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बढ़े और डायबिटीज ना बढ़े। छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान देंगे ना, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि इतने समझदार हमारे आम लोग हैं कि आने वाले डायबिटीज के महामारी से अपने पूरे परिवार को वो लोग बचा पाएंगे। बस छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। 6 महीने पे, साल भर पे अपना जरूर एक बार शुगर टेस्ट कीजिए और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखिए। एक्टिव लाइफ में रहिए, कभी शुगर नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटा मोटा बीमारी होता है तो लोग दिखाना नहीं चाहता है, एक के बार जब पटा जाएगा या भयंकर होगा तभी पहुंचता है। उस तरह के रोगियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज हमेशा बचपन से देखा हूं कि सबसे पहले जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे के अंदर इम्यूनिटी जो विकसित होनी शुरू होती है, उसमें उसके खान पान पे उसके माँ बाप ने कितना ध्यान दिया है। अगर बच्चा जिद करके बाहर की चीजें खाता है और माँ बाप उसको इस चीज के लिए मना नहीं पाते, दंडित करके उसे समझा नहीं पाते, साम दाम दंड भेद जिसका आपको उपाय करना है, उसकी इम्यूनिटी वीक वही 10-11 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। पाचन क्रिया खराब हो जाती है। 14-15 साल के बच्चों को मैं शुगर से ग्रसित पा रहा हूँ। 14-12 साल के युवतियों में मैं थायराइड देखता हूँ,
क्योंकि ये सारी बीमारियां मेरे अंदर आती हैं, मेरे अपने ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनको मैं देखता हूँ। अब मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य और एक अनजाना सा डर होता है कि कहाँ हमारा भारतीय समाज जो युवा आबादी को लेकर के इतना ज्यादा हम लोग खुश होते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग चीन को भी पीछे छोड़ करके इतने युवा आबादी के साथ आने वाले विश्व गुरु और भारत बनने वाले हैं। और क्या होगा जब ऐसे खोखले शरीर से आप आधी प्रोडक्टिविटी लेकर के जवानी के साथ घुसेंगे, आप अपने देश के लिए सेवा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि खान पान का जो सुधार है उसको कीजिए। जो ब्रह्मचर्य है पूरा का पूरा जो स्टूडेंट लाइफ में है, उनके ये बात समझनी है, मैं भी स्टूडेंट से गुजरा हूँ, कि खाना पीना का त्याग करने से पढ़ाई बेहतर हो जाती है। मूर्ख है पहली चीज, ऐसा नहीं होता। ब्रेन को सबसे ज्यादा पानी और ग्लूकोज चाहिए, आपको कुछ भी करना है। तीसरी चीज, चाय का अत्यधिक सेवन जो स्टूडेंट्स करते हैं वो भी मूर्ख है। चाय के वजह से भले आपको इंस्टेंट लगे कि थोड़ा नींद कम आ रहा है, एक्टिव हो गए, लेकिन चाय से हाइपर एसिडिटी बहुत ज्यादा है। चाय की वजह से B12 का एब्जॉर्प्शन कम होता है, जो कि नसों के लिए मेन विटामिन है। चाय की वजह से आयरन की कमी होती है, जिससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है। और ज्यादातर स्टूडेंट बहुत ज्यादा चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, कारण यही है। तो मैं इस विशेष एपिसोड में आपके साथ आज इसलिए भी आना चाहता था कि अभी कंपटीशन का समय है, एग्जाम्स आने वाले हैं, नीट आने वाला है, आपको जो इसके एग्जाम्स है IIT के एडवांस और स्क्रीनिंग आने वाले हैं, 10th 12th के अभी गुजरे हैं, तो दबाव में स्टूडेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं हम कुछ मिनट्स निकाल के इस एपिसोड के बहाने उनको समझाएं कि आप खाना वक्त पे खाइए, थोड़ा खाइए, 2 बिस्किट खा के पानी पीजिए, 1-2 सेव लीजिए, लेकिन इसको लगातार आप कीजिए। क्योंकि इसको करने से ना आज के लिए नहीं, आप कल के लिए अपने शरीर और मन को सुरक्षित रखेंगे। ना शुगर होगा, ना BP होगा, क्योंकि 10 साल बाद का हम नहीं सोचते, हम 10 दिन बाद का सोचते हैं, 5 दिन बाद का, 10 घंटे बाद का सोचते हैं। जिस क्रम में हम खोखले शरीरों के साथ कहीं भी जा रहे हैं, कहीं सरकारी नौकरी में जाएं, पहले से अधमरा शरीर है, कोई ऊर्जा नहीं बचती। आप कहीं भी एक डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आप पहले से इम्यूनिटी कमजोर करके जा रहे हैं, जिसके वजह से ही लोगों को इतनी जल्दी डायबिटीज, BP और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या फैटी लिवर हो रही है। निदान एक है, जीवन शैली में सुधार कीजिए, नहीं तो जब प्रकृति मार मारती है तो ऐसा मार लगता है कि वो आह का भी मौका नहीं मिलता। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी किसी को परेशानी हो तो आप कितने बजे जो है जादवपुर रोड सिंह मेडिकल के बगल में होटल कैलाश के सामने बैठते हैं और कितने समय जो है सक्षम हॉस्पिटल में बैठते हैं? जादवपुर मोड़, जो जादवपुर रोड आपने बताया होटल कैलाश के सामने, अभी हमारी क्लिनिक वहां पर जारी है। वहां पर बैठने का समय हमारा सेकेंड हाफ में होता है, 12 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक हम लोग वहां सेवा देते हैं, और 9 बजे से रात के 9 बजे तक हम लोग सक्षम हॉस्पिटल में जो OPD है, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी भी केसेस देखते हैं। पेशेंट्स को अगर एडमिशन है, हार्ट है, दम फूलने का मरीज है, छाती रोग है, और इसके साथ साथ अगर किसी को लिवर इत्यादि का है, जो सीरियस मरीज है, तो वहाँ भर्ती करते हैं। तो ये सेवाएं हम सक्षम हॉस्पिटल के माध्यम से पूरे सारण प्रमंडल और चंपारण के क्षेत्र को लगातार दे रहे हैं। लगातार जो है सक्षम हॉस्पिटल में हमने देखा है और सुना भी है कि बहुत सारे आपातकालीन इमरजेंसी मरीज भी आते हैं। तो किस तरह के मरीज सक्षम हॉस्पिटल में आते हैं? देखिए, सक्षम हॉस्पिटल का नाम सक्षम इसलिए मैंने खुद से चुना था कि उस हॉस्पिटल को हमने बनाया इसलिए कि इस जिले में मैंने जब 10 वर्षों से अपना तजुर्बा किया, देखा, तो यहाँ के सीरियस ज्यादातर मरीज गोरखपुर, पटना जाते थे रेफर होकर, और जो कि रास्ते में दम तोड़ देते। कई बार घंटे का भी समय नहीं मिलता और 1-1.5 घंटे कम से कम गोरखपुर जाने में और पटना जाने में 4 घंटे लगते। इसलिए उसका नामकरण सक्षम हॉस्पिटल किया गया, ताकि वहां पे मेरे पूरी तरह से वेंटिलेटर युक्त रनिंग वेल फंक्शनड ICU है, जिसमें सारी सुविधा ABG है, आपको एक वेल ट्रेंड सपोर्ट टीम है, एक्सपर्ट टीम है। कारण है कि केवल आप मशीन लगा लीजिए और आपका जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, जो व्यक्ति हैं, जो वहाँ स्टाफ है, वो ट्रेंड ना हो तो मशीन तो इलाज करेगी नहीं। इस वजह से हमने न सिर्फ एडवांस आधुनिक सारी मशीनें लगाई, जिसमें वेंटिलेटर, ABG, DFAB इत्यादि सारी मशीनें थी, बल्कि हमने उसके अलावा जो स्टाफ की ट्रेनिंग, स्टाफ के रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू करके पटना इत्यादि बाहर के जगह से, शहरों से, बड़े चीजों के जो अस्पताल में तजुर्बा लेकर आए, उनको 2 पैसे ज्यादा देकर, रहने खाने की व्यवस्था देकर उस हॉस्पिटल में रिक्रूट किया। और हमारा आउटपुट अभी तक 450, 445, 450 के आसपास मरीज वहां एडमिट हुए गत 9 से 10 महीने में, 9 महीने हुए हैं अभी। और उसमें से 8
7 या 8 लोग का मात्र ऐसे अवस्था में आए थे कि हमने पहले ही घोषित किया कि भाई ये इनकी जीवन लीला समाप्त है, क्योंकि बहुत देर करके पेशेंट आए थे। लेकिन तकरीबन आईसीयू में जितने एडमिशन हुए हैं 7-8 को छोड़ करके आईसीयू में हमारे पास सारे पेशेंट्स वेल एंड फिट होकर के गए हैं। और आईसीयू का सक्सेस रेट हमने इसलिए 0 एरर पर रखा है ताकि आईसीयू के लिए लोगों के मन में भ्रांति होती कि जो आएगा वो मृत्यु हो जाएगा आईसीयू में भर्ती होने पे। ऐसा नहीं है। आईसीयू को इसलिए बनाया गया ताकि वैसे लोग जिनकी जीवन लीला डॉक्टर के अपने ज्ञान से तजुर्बे से बचाया जा सके एक्सपर्ट टीम के द्वारा, उनको हम लोग अभी भी बचाते हैं और रोजमर्रा के तौर पे बचाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज विशेष कर रहे हैं। इस जिले का मैं हूँ, यहाँ से पल्ला बड़ा बाहर गया, तो अपना ज्ञान तजुर्बा लाकर मैं अपने जिले वासियों को, सहारनपुर मंडल को, चंपारण वासियों को सेवा देना चाहता था, इसलिए मैंने हॉस्पिटल खोला है। और रोजमर्रा के तौर पे हम लोग आईसीयू में पेशेंट्स को जीवित ही नहीं रख रहे हैं, ठीक करके भी भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब यह बताइए, कोई दूर दराज से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से चलता है, तो चलने के पहले आपके यहाँ कोई संपर्क नंबर है जी, जो इंक्वायरी कर सके, विस्तार से जान सके, उस नंबर को बताया जाए? जी, जो दूरगामी पेशेंट्स हैं उनके लिए जो नंबर है वो है दूरभाष संख्या 7870331444। ये एक नंबर है 7870331444, यानी लास्ट में 3 बार 4 की संख्या है जी। ये नंबर से आप कहीं से भी चल रहे हैं, 5 बजे सुबह से हमारा नंबर शुरू हो जाता है, क्योंकि नंबर हम लोग जैसे जैसे लगता है वैसे वैसे पेशेंट्स को देखते हैं जी। अगर आप दूर से आ रहे हैं, बस एक कष्ट करिए, 5 बजे सुबह उठ करके नंबर पे कॉल करके लगा लीजिए, और जो जो आपका नंबर आएगा वैसे वैसे पेशेंट्स को देखा जाता है एकदम ईमानदारी से, जैसे जैसे ओपीडी का नंबर है। और इसमें अगर आपको इमरजेंसी भी दिखानी है तो सेम नंबर से आप कॉल करके आकर दिखा सकते हैं। और बिल्कुल जो दूर के पेशेंट्स हैं उनको मैं आश्वस्त और निश्चिंत करता हूँ कि अगर आप दूर से आते हैं, आपने कॉल करके नंबर लगा लिया, आने के समय आपको लगती है कि पहले से बहुत ज्यादा भीड़ है, तो घबराइए नहीं। केवल एक सूचना आपको दे देनी है, जो भी मान लीजिए हमारे वहाँ के मैनेजर हैं, जो भी रिसेप्शन पे स्टाफ है, कि मैडम सर को सूचित किया जाए कि मैं इस प्रखंड से, इस दूर से, बहुत दूर से आया हूँ, मेरा नंबर ऑलरेडी लग चुका है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग तरजीह देते हुए पहले बुलाते हैं ताकि उनको लेट ना हो। दूसरी बात, हमने इन सारे दूर के पेशेंट्स के लिए पहले से सेम डे टेस्ट सारे के रिपोर्ट कराकर इनको जल्दी से जल्दी छोड़ने का सारा प्रावधान बनाया है, ताकि जितने ब्लड टेस्ट हैं, जितने टेस्ट हैं जो हमें जरूरी होती है, वो सेम डे होकर के आ जाए। और एक ही बिल्डिंग में हमारे सारी जांच होती है, तो कहीं बाहर भी नहीं जाना होता, पेशेंट परेशान नहीं होता है, एक्सरे से लेकर के हर चीज होती है, तो सक्षम में सब चीज होता है, बगल में ही एक्सरे, तो हर एक चीज है। तो अब पेशेंट को बार बार दौड़ना, बारिश का सीजन है, कभी तेज धूप है, इधर से उधर भागे पेशेंट, तो किसी का उसमें हित तो होता नहीं है। कोई बीमार है और बीमार हो जाएगा, लू लग जाए तो हमारे हॉस्पिटल में सारी चीजें एक साथ उपलब्ध होती है। और आपने जो नंबर बताया उस पर जरूर आने से पहले फोन कर दिया। आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको अभी जरूरत पड़ के नंबर लगा के दिखाएं। लेकिन जिन मरीजों को मजबूरी वश आना पड़ता है उनके लिए वही नंबर है, क्योंकि आप दिन पर दिन फिटर होते जा रहे हैं। जब मैं मिलता हूं तो आपको बोलता हूं कि आप और यंग एंड यंग लगते हैं, तो आपसे भी सीखने को इतना कुछ मिल रहा है। आपका बहुत डॉक्टर साहब, रेडियो रिमझिम 90.4 में इतना महत्वपूर्ण समय दिया, और जनहित में रेडियो के माध्यम से, रेडियो रिमझिम के यूट्यूब के माध्यम से आपने बहुत सारी जानकारी दी। तमाम देखने वालों के तरफ से, सुनने वालों के तरफ से आपको पुनः धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।